जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHIC 101 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम लोग कुछ आपके PYQ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले पेपर कोर्स की आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेस करना चाहते हैं जिसमें हमने आपके जो है VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग गैस पेपर क्लास को कंप्लीटली कर लेते हैं तो आप लोग जो है एग्जाम में 80 से 90% का जो है पेपर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको गैस पेपर को परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है 9580023321। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार की हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है। ठीक है, सर्च कोड पे जाएंगे, यहाँ कोड टाइप करेंगे जो भी आपका पेपर कोड है BHIC 101। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार का पेज आएगा। बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स भर के पेमेंट करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे, या आपको नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पुरा पाषाणीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसके जीवन यापन के तरीकों पर चर्चा कीजिए। यानी कि भारत की जो पुरा पाषाणीय संस्कृति थी उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उसका जीवन यापन कैसा था। तो भारत की पुरा पाषाणीय संस्कृति यानी कि पैलियोलिथिक कल्चर मानव इतिहास की सबसे प्रारंभिक अवस्था को दर्शाती है जब इंसान का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। यह संस्कृति पाषाण युग यानी कि स्टोन एज की पहली अवस्था है। इसमें इंसान पत्थर के औजार बनाकर जीवन यापन करता था। यह काल लगभग 20 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका पूरा पाषाणी संस्कृति है, जो पैलियोलिथिक कल्चर है ना, वो मानव इतिहास का सबसे जो है प्रारंभिक अवस्था है, यानी जो जब मानव जीवन शुरू ही हुआ था उसकी अवस्था है। और यह जो जीवन था पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। यह संस्कृति जो है पाषाण युग यानी कि स्टोन एज की जो पहली स्टेज थी, स्टोन एज की जो पहली स्टेज थी उसकी पहली अवस्था है, जिसमें इंसान पत्थरों के औजार बनाकर जीवन यापन करता था, उसी से अपने शिकार करता था, उसी से भोजन तलाश करता था। और यह काल लगभग जो है 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर पुरा पाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है पत्थर के औजारों का उपयोग। इस काल के लोग मुख्यतः कठोर पत्थरों से औजार बनाते थे, जैसे कि कुल्हाड़ी, खुरपी, स्क्रेपर, चाकू आदि। ये औजार काटने, छीलने और शिकार करने आदि कार्यों में उपयोग किए जाते थे। पहली विशेषता क्या हो गई, पत्थर के औजारों का उपयोग। दूसरी, गुफाओं में रहन सहन, क्योंकि इनके पास खुद के घर नहीं थे तो ये लोग गुफा में रहते थे। तो लोग प्राकृतिक गुफाओं या चट्टानों में नीचे शरण लेते थे। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां दीवारों पर चित्र भी पाए गए हैं। इसके बाद शिकार और संग्रह पर आधारित जीवन। इस काल के लोग शिकारी और खाद्य संग्रहकर्ता थे। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फल, कंदमूल, बीज आदि इकट्ठा करते थे। इसके बाद आग की जानकारी, यानी कि इन लोगों को आग की जानकारी हो चुकी थी उस समय। तो पूरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी हो चुकी थी। वह इसका उपयोग खाना पकाने, सुरक्षा और गर्मी के लिए करता था। इसके बाद छोटे समूहों में जीवन। तो ये लोग छोटे छोटे कबीलाए समूह में रहते थे और अक्सर स्थान परिवर्तन करते थे, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से भोजन और पानी की उपलब्धता पर निर्भर था। इसके बाद कोई स्थायी निवास नहीं। इस समय लोग खाना बदोश जीवन जीते थे और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते, यानी कि इनका कोई स्थायी निवास नहीं था, क्योंकि ये लोगों का भोजन जो है ये भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। मान लीजिए आज ये जगह रह रहे हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ, भोजन भी खत्म हो चुका है और जो है जल की उपलब्धता भी कम हो चुकी है। तो क्या क्या करेंगे, ऐसा कोई भी स्थान ढूंढेंगे जहां पर भोजन भी पर्याप्त मात्रा में हो
इसके बाद जल भी हो, जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो सी की जगह तलाश करेंगे, सी जगह जाएंगे। यहाँ पर ये लोग जो है भोजन की तलाश में जो है अपना जो है स्थान चेंज करते रहते हैं, यानी कि जगह बदलते रहते हैं। यहाँ पर इसकी विशेषताएं हमने देख ली कि पुरापाषाणी संस्कृति कौन कौन सी विशेषताएं थी। पत्थर के औजारों का उपयोग करना, गुफाओं में रहन सहन, शिकार और संग्रह पर आधारित जीवन, आग की जानकारी, छोटे समूह में जीवन और कोई स्थायी निवास नहीं होता है। आप देखते हैं इनके जीवन यापन के तरीके क्या थे। तो शिकार करना, पहला इनका क्या काम था, शिकार करना। शिकार इस काल का प्रमुख जीवन यापन का तरीका था। लोग जानवरों का शिकार पत्थर के औजार से करते थे। समूह में शिकार किया जाता था ताकि जानवर को घेरा जा सके। यानी कि इनका जो जीवन था वो पूरी तरह से शिकार पर डिपेंड था। अगर वो शिकार नहीं करेंगे तो वो भूखे रह जाएंगे। इसके बाद खाद्य संग्रह, लोग पेड़ों से फल, बीज, कंद, जड़ें आदि इकट्ठा करते थे। महिलाएं प्रायः कार्य करती थी जबकि पुरुष शिकार के लिए जाते थे। इसके बाद मछली पकड़ना, तो कुछ क्षेत्रों में मछली पकड़ना भी भोजन का एक स्रोत था। इसके लिए पत्थरों या हड्डियों के बने औजारों का उपयोग किया जाता था। इसके बाद स्थानांतरण, तो भोजन की कमी या मौसम में बदलाव के कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इस तरह का जो जीवन शैली है उन्हें खाना बदोश बनाता था। इसके बाद आग का प्रयोग, तो आग की खोज ने इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। अब ये खाना पका खा सकते थे, ठंड से बच सकते थे और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सकते थे। तो आग के प्रयोग से इनको बहुत लाभ हुआ। पहला लाभ तो भोजन पका के खा सकते थे, ठंड से बच सकते थे और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने देख लिया उनका जीवन यापन, उनकी देख ली विशेषताएं। इसके बाद आपको निकला है निष्कर्ष। तो भारत की पुरापाषाणीय संस्कृति हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रारंभिक मानव जीवन कैसा था। यह एक साधारण लेकिन संघर्षमय जीवन था जिसमें मानव ने प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीना सीखा। शिकार और संग्रह पर आधारित जीवन शैली से आगे चलकर मानव ने कृषि और स्थायी जीवन की ओर कदम बढ़ाया जिसने सभ्यता की नींव रखी। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कवर कर लिया है। पहला प्रश्न हमारा क्या था, भारत की पुरापाषाणी संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो हमने देख ली। उसका जीवन यापन तक कैसा था वो भी हमने देख लिया। तो अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस क्लास की जो पीडीएफ वहां पर हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है जरूर ज्वाइन उसे कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या है अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध और महान शासक थे। उनका शासनकाल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। अशोक की धम्म नीति एक ऐसी सामाजिक और नैतिक विचारधारा थी जिन्होंने अपने राज्य में शांति, एकता, सद्भाव स्थापित करने के लिए अपनाया। यह नीति धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता और करुणा पर आधारित थी। तो धम्म का अर्थ क्या है देख लेते हैं। धम्म जो है शब्द पाली भाषा का शब्द है जिसका संस्कृत रूप है धर्म। लेकिन अशोक के धम्म का मतलब किसी एक धर्म या पूजा पद्धति से नहीं था। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था नैतिक जीवन जीना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और समाज में सद्भाव बनाए रखना। तो यहाँ पर अशोक के जो धम्म नीति का उद्देश्य क्या था, धम्म नीति का उद्देश्य था नैतिक जीवन जीना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और समाज में जो है सद्भाव बनाए रखना। इसके बाद है अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सभी धर्मों का सम्मान करना। यानी कि अशोक की धम्म नीति में कहा गया कि सभी धर्मों का समान सम्मान करना है। अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। वह मानते थे कि हर धर्म का अपना महत्व है और सभी धर्मों का उद्देश्य लोगों को अच्छा बनाना है। उन्होंने अपने अभिलेखों में कहा कि सभी धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे की बातों को सुनना और समझना चाहिए। इसके बाद अहिंसा और करुणा का प्रचार। तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा से घृणा करना शुरू किया। उन्होंने अहिंसा को अपने धर्म का मुख्य आधार बनाया। वे जीव जंतुओं के प्रति भी दया और करुणा की बातें करते थे। इसके बाद पारिवारिक और सामाजिक नैतिकता। तो अशोक के धम्म में माता पिता की सेवा, बुजुर्गों का सम्मान, गुरुजनों की आज्ञा मानना और पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की भी शिक्षा दी गई है। इसके बाद राज्य में नैतिक शासन। तो अशोक ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया था कि वह जनता की भलाई के लिए काम करें। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए जो जनता को धम्म की शिक्षा देते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे।
इसके बाद उन्होंने धम्म यात्राएं और प्रचार भी निकाले। तो अशोक स्वयं धम्म का प्रचार करने के लिए यात्राएं करते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने संदेशों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया ताकि जनता उन्हें पढ़ सके। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। यानी कि उन्होंने अपने जो बौद्ध धर्म, उन्होंने क्योंकि कलिंग के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। इसके बाद प्राकृतिक जीवन और पशु कल्याण। तो अशोक ने कई स्थानों पर पशुवध पर रोक लगाई। उन्होंने चिकित्सालय, वृक्षारोपण, कुओं और यात्रियों के लिए विश्राम गृह भी बनवाए थे। इसके बाद यहाँ पर तो हमने देख लिया कि इनकी अशोक धम्म की नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी, और हमने देख लिया धम्म नीति क्या है। तो अशोक की धम्म नीति क्या कहती है? हमें नैतिकता पूर्ण जीवन जीना है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी है और समाज में सद्भाव बनाए रखना है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो अशोक की धम्म नीति केवल धार्मिक विचार नहीं थी, बल्कि यह एक नैतिक और सामाजिक जीवन शैली थी। इसका उद्देश्य था लोगों में नैतिकता, करुणा, सहिष्णुता और मेल जोल की भावना पैदा करना। अशोक की यह नीति आज भी हमें शांति, भाईचारे और मानवता की प्रेरणा देती है। उनका धम्म किसी एक धर्म की बात नहीं करता, बल्कि सभी के कल्याण की बात करता है। इसलिए यह आज भी प्रासंगिक है। यानी कि जो धम्म है ना, वो सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों के कल्याण की बात करता है। क्या करता है? सभी धर्मों के कल्याण की बात करता है। इसलिए जो है इसकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो मौर्य प्रशासन भारत का पहला बड़ा और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईस्वी पूर्व में की थी। मौर्य प्रशासन का सबसे विस्तृत विवरण हमें अर्थशास्त्र यानी कि चाणक्य द्वारा रचित और अशोक के अभिलेखों में मिलता है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित, केंद्रीकृत और शक्तिशाली था। तो यहाँ पर देखते हैं मौर्य शासन की प्रमुख विशेषताएं कौन थी। केंद्र में शक्तिशाली राजा। तो मौर्य शासन में राजा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी। वह सभी नीतियों और निर्णयों का केंद्र था। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक जैसे शासकों ने अपने शासन में सशक्त नेतृत्व किया। राजा का कार्य था शांति बनाए रखना, न्याय देना और सेना को नियंत्रित करना और कर वसूलना। तो यहाँ पर जो है राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का कार्य था कि शांति को बनाए रखना, न्याय देना और सेना को नियंत्रित करना और कर वसूलना। ये सब काम किसके? राज्य के काम थे। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो केंद्र में होता है वो कौन होता है? शक्तिशाली राजा होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री और सलाहकार मंडल। तो राजा के निर्णयों में उसकी सहायता एक मंत्रिमंडल करता है, जिसे मंत्री पद कहा जाता है। इसमें महामात्र, मंत्री, सेनापति, पुरोहित और अन्य विशेष अधिकारी आते थे। यानी कि प्रधानमंत्री और सलाहकार मंडल भी होते थे। राजा के निर्णयों में उसकी सहायता एक मंत्रिमंडल करता था, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। इसके प्रमुख सदस्य महामात्य, मंत्री, सेनापति, पुरोहित, अन्य विशेष अधिकारी। इसके बाद चाणक्य जो है चंद्रगुप्त शासन काल में प्रधान सलाहकार रहे थे। इसके बाद प्रशासनिक विभाजन देखें तो मौर्य साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटा गया था ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। प्रदेश यानी कि प्रांत, प्रत्येक प्रांत का प्रमुख कुमार या राजुक होता था। इसके बाद जनपद, तो प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। इसके बाद आते गांव, तो ग्राम स्तर पर ग्रामिक नामक अधिकारी होता था। इसके बाद धन और कर व्यवस्था, तो राजस्व वसूली मौर्य शासन की एक मजबूत विशेषता थी। भूमि पर प्रमुख स्रोत था, यानी कि जो भूमि कर था वो प्रमुख स्रोत था। किसान फसल का एक भाग सरकार को वे कर के रूप में देते थे। इसके अलावा व्यापार जो है वन, खनिज आदि से भी आय होती थी। तो यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर जो सबसे जो महत्वपूर्ण कर था वो था भूमि कर। इसमें किसान जो है अपने जो भी उनकी कमाई होती, जो भी खेत में निकलता था, उसका क्या करते? एक भाग जो है राजा को यानी कि साम्राज्य को दिया करते थे। इसके बाद सेना और रक्षा व्यवस्था, तो मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। इसमें 4 भाग होते थे। पहला पैदल सेना, घुड़सवार सेना, फिर हाथी दल, फिर रथ दल। यानी सबसे पहले पैदल सेना जाएगी, इसके बाद घुड़सवार सेना जाएगी, फिर हाथी दल और फिर रथ दल। तो सेना की निगरानी और वेतन का हिसाब रखने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद न्याय व्यवस्था, तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। छोटे मामलों का निपटारा अधिकारी करते थे। अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था ताकि समाज में अनुशासन बना रहे। इसके बाद नगर प्रशासन, तो विशेष रूप से राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। नगर के संचालन के लिए एक नगर पालिका परिषद बनाई गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी होते थे, जैसे जल आपूर्ति, सफाई, व्यापार, भवन निर्माण आदि। इसके बाद देखते हैं
जासूसी व्यवस्था यानी कि गुप्तचर तंत्र। तो मौर्य प्रशासन में जो है जासूसी व्यवस्था सबसे प्रभावशाली थी। चाणक्य के अनुसार हर गतिविधि पर नजर रखना राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। गुप्तचर जो है राजा को सभी खबरें देते थे। तो यहाँ पर जो जासूसी व्यवस्था थी उस समय सबसे प्रचलित थी। यहाँ पर क्या जो जासूस होता था वो जानकारी इकट्ठा करके सभी जानकारी जो है राजा को देता था। इसके बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति यानी कि अशोक काल में तो सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार जन कल्याण के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए। ये अधिकारी जनता को नैतिक शिक्षा देते और सामाजिक कार्य करते थे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो मौर्य प्रशासन एक शक्तिशाली केंद्रीकृत और संगठित तंत्र था जिसने भारत के एक बड़े भूभाग को एक शासन के अंतर्गत लाया। इसकी कुशल प्रशासन व्यवस्था ने मौर्य साम्राज्य को दीर्घ काल तक स्थायित्व प्रदान किया। यह व्यवस्था आज भी भारतीय प्रशासन की नींव मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न था हमारा मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो ये सारी विशेषताएं थी। केंद्र में शक्तिशाली का राजा होना, इसके बाद प्रधानमंत्री और सलाहकार मंडल, प्रशासन विभाजन, धन और कर व्यवस्था, सेना और रक्षा व्यवस्था, और इसके बाद न्याय व्यवस्था और नगर प्रशासन, और लास्ट में हमारा आता है जासूसी व्यवस्था यानी कि गुप्तचर तंत्र। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न था हमारा अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो वो हमने देख ली। और हमारा पहला प्रश्न था भारत की पुरापाषाणी संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसका जीवन यापन कैसा था। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में।